फ्रेंड्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को अभी डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताती हूँ जो आप लोगों को कवर करना चाहिए। एक तो ये जो वीडियो है ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि न्यूली एडेड सिलेबस में है उनको हम लोग देखेंगे। और साथ में इससे पहले अकाउंटिंग की और भी मैंने कई सारी वीडियोस आप लोगों के लिए अवेलेबल कराई है, ठीक है, मॉक टेस्ट वीडियोस। वो आपकी ओल्ड है, वो नई, मतलब वो मैंने अभी नहीं बनाई है, वो पहले बनाई है, मतलब इससे पहले बनाई हुई है। और वो मॉक टेस्ट वीडियोस आपको बिल्कुल देखना है, और जितनी भी वो मॉक टेस्ट वीडियो वो सारी आपको कवर करनी है, क्योंकि रेशो के कुछ न्यूमेरिकल्स उसमें कवर है। फिर आपके फॉरेक्स के न्यूमेरिकल्स भी उसमें कवर है। और अगर हम बात करें इनकी, आपका ये कंपनी अकाउंट जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स फॉरफिटिंग, ये न्यूमेरिकल्स भी कवर है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले न्यूमेरिकल भी उसमें कवर है। तो यानी जो भी आपकी मॉक टेस्ट वीडियोस है अकाउंटिंग के, आप वो लोग सारे के सारे जो वीडियोस हैं उनको आप लोग देख लीजिए। सारे के सारे वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुरानी वीडियोस में से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, जितनी भी पुरानी वीडियोस है वो सारी आपको करके जानी है, क्योंकि आपका अकाउंटिंग में मोस्टली मॉड्यूल डी को पूरा ही हटा दिया है। पहले आपका मॉड्यूल डी था, उसको पूरा चेंज कर दिया है। तो आप क्या करेंगे कि जो मेरी मॉक टेस्ट वीडियोस है उसमें मॉड्यूल डी को मैंने ज़्यादा कवर ही नहीं किया। वहाँ पे मॉड्यूल डी का कुछ भी नहीं मिलेगा, जो ऑलरेडी हमारे सिलेबस में है न्यूमेरिकल्स जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका डेप्रिसिएशन के न्यूमेरिकल्स है, तो ये सारा आपको उस वीडियोस में मिल जाएगा। तो अभी इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप वो जो भी सिलेबस तो मैंने आप लोगों के लिए पूरा करा दिया, जितना भी आपका नया सिलेबस था वो पूरा का पूरा ऐड हो चुका है, सारी वीडियोस अवेलेबल है। लेकिन आप लोगों के पास टाइम नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि पहले आप लोग की मॉक टेस्ट की वीडियोस देख लीजिए। यूनिट 12 चैप्टर से आप वीडियो देख लीजिए, 21, 32, ये 3 वीडियोस आप लोग देख लीजिए। और बात करें आपके मॉड्यूल डी की, जो कि बिल्कुल चेंज हो गया, वो 29 से लेकर 35 तक आपका मॉड्यूल डी है, ठीक है, अकाउंटिंग का। ये बिल्कुल नया सिलेबस है। और मैंने वीडियोस देखा है, 29 टू 35 की बात करें तो सिर्फ 13 वीडियोस है। काफी इंपॉर्टेंट है ये 13 वीडियोस। तो 29 और 30 तो एक ही वीडियो में कवर हो गया, मतलब 29 चैप्टर भी छोटा है तो एक वीडियो में कवर हुआ, और 30 भी एक वीडियो में कवर हो गया। कुछ 40-45 मिनट्स का वीडियो है। तो आप उसको 1.75 या 1.5 से फटाफट एटलीस्ट एक बार वीडियो को आप लोग देख लीजिए, वो आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि मॉड्यूल डी बिल्कुल ही नया मॉड्यूल इन्होंने ऐड किया। पहले क्या था, जनरली पेपर जो कि इंपॉर्टेंट होता था उसी में से पूछते थे, लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि किस में से ये पूछ ले। तो मॉड्यूल डी में 13 वीडियोस है, आप लोग ये 13 वीडियोस देख लीजिए। चैप्टर नंबर 12 कर लीजिए। 21, इनका वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है तो इसलिए मैं इनको देखने के लिए बोल रही हूँ कि आप देख सकते हैं। 12, 21, 32 तो यहीं पे आपका कवर हो जाएगा। 29 टू 35 के बीच की अगर आप वीडियोस देखेंगे, इनको देख लीजिए। और जो मॉक टेस्ट वीडियोस हैं ऑलरेडी अकाउंटिंग, उनको आप देख लीजिए। और जो नई मैं 2-4 वीडियोस डालूंगी उनको। तो इतना आई थिंक काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल इसमें रहेगा। तो ये वीडियोस आप एटलीस्ट इसको कवर आप कर लीजिए। और मैंने कहा था जैसे कंपनी अकाउंट 1-2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसकी बहुत सारी वीडियोज़ है। इतना आप लोगों के पास टाइम नहीं है कि उतनी सारी वीडियोस को आप देख पाएंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि कंपनी अकाउंट 1 और 2 की एटलीस्ट आप स्टार्टिंग की 1 या 2 वीडियो देख लेंगे तो उतना भी आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बहुत हार्ड नहीं है। आपकी बुक में बहुत ज़्यादा हार्ड उन्होंने बहुत ज़्यादा 2 पेज 3 पेज में एक न्यूमेरिकल किया हुआ है, तो उसको समझने के लिए आपके लिए बेसिक कंसेप्ट सफिशिएंट रहेगा। और वैसे भी जो मॉक टेस्ट वीडियोस है आपकी पुरानी वाली, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंपनी अकाउंट 1 और 2 के ऊपर भी रखे हैं। आई थिंक आपको 20 to 25, 20 के आसपास क्वेश्चंस मिल जाएंगे कंपनी अकाउंट में, और वो आपके लिए सफिशिएंट है। तो अगर आपको टाइम मिलता है तभी आप इसका एक एक वीडियो देखना। अदरवाइज आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट वीडियोस तो आप देख के जाएंगे ही जाएंगे, उसमें ये सारी चीजें यहाँ पे हमारी कवर है। चलिए अब सीधे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन बोला है इफ द यूनिट प्राइस, इसको मैं पहले इरेज कर देती हूँ यहाँ पे। सो इसमें बोला है इफ द यूनिट सेल प्राइस इज 160, एक यूनिट का जो सेलिंग प्राइस है 160 रुपये है, और वेरिएबल कॉस्ट है इसकी 120 रुपीज। अब ये वेरिएबल कॉस्ट का क्या मतलब होता है, जनरली आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए आप सेल कर रहे हैं, तो एक तो होती है सेलिंग कॉस्ट जितने में हमने उसको बेचा है, एक होती है उसकी मतलब जो कॉस्ट हमें खुद उसको बनाने में खर्चा करना पड़ा, तो वो हमारी होती है कॉस्ट। दो तरह से आपकी कॉस्ट हो सकती है, एक है वेरिएबल, एक है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जैसे कोई आपने मशीनरी खरीदी जिससे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो आपकी फिक्स कॉस्ट में आ जाएगा, या आपने कोई लोन ले रखा है उस पर आप एक फिक्स इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होगी। बात करें वेरिएबल की, जो चीज़ हमेशा वेरी करती है, जैसे आप रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं, किसी महीने आपने ज़्यादा वर्कर्स रखे तो आपको ज़्यादा वेज पे करना पड़ रहा है, किसी महीने कम। इन्वेंट्रीज आप कुछ खरीद रहे हैं तो उस केस में ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट मानी जाती है, ठीक है। तो कॉस्ट आपकी दो तरह की होती है, एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। और सेल्स क्या है, प्रोडक्ट हमने बनाया, अब वो फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है, अब उसको हम बेच रहे हैं, तो सेल मतलब कितने में हम उसको बेच रहे हैं, और कितने में उसको बनाने की लागत कितने में आई, तो उसको कॉस्ट बोला जाता है, हमारा खर्चा। दो तरह से होता है ये, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो वेरी करेगा, जैसे रॉ मटेरियल का प्राइस, वेजेस, ये सब चीजें जो के जो रेट्स है वो हमेशा कम ज्यादा होंगे, वेरी करेंगे, हमेशा सेम हमारा खर्चा उसमें नहीं होगा, तो उसी को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, हर महीने वो वेरी करेगा,
वेजेस आप पे कर रहे हैं वर्कर्स को, वो भी वैरी करेगा। अगर किसी महीने आपने ज्यादा वर्कर्स रखे, किसी महीने कम रखे, तो उसी को बोला जाता है वेरिएबल कॉस्ट, जो हर महीने सेम नहीं होती, कभी कम कभी ज्यादा होती है। फिक्स कॉस्ट जो हर महीने सेम होगी। जैसे आप मान लीजिए 8% का इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं, आपका ईएमआई है हर महीने 10,000, वो आपकी एक तरह से फिक्स इंटरेस्ट कॉस्ट होगी। या जैसे आपने मशीनरी खरीदी है, मशीनरी खरीदी तो मशीनरी में आपने एक फिक्स्ड असेट क्रिएट कर लिया, तो वो सब हमारा फिक्स कॉस्ट में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट की तो कोई बात नहीं की है। यहाँ पे हमारे को सिर्फ किसकी बात की गई है, सेल्स प्राइस हमें दिया और वेरिएबल कॉस्ट हमें दिया, तो अब हमें पीवी रेशो निकालना है। पीवी रेशो का सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं प्रॉफिट टू वॉल्यूम रेशो। सी डिवाइडेड बाय एस, सी होता है कंट्रीब्यूशंस और एस होती है आपकी सेल्स। कंट्रीब्यूशंस का क्या फॉर्मूला है, सेल्स प्राइस में से अगर आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, जो भी आपका सेलिंग प्राइस है उसमें से आपने अपनी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया, तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो होगा सी, यानी कि कंट्रीब्यूशंस। यहाँ पे हमारा सी कितना है, सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल्स प्राइस है 160 रुपये और जो वेरिएबल कॉस्ट है 120, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 40, तो सी की वैल्यू होगी 40 डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स कितना हमारा, सेल्स की 160 की। और जब भी आपका पीवी रेशो है, इसको आप या तो परसेंट के टर्म में भी दिखा सकते हैं, अगर आप इसको परसेंट लगाना चाहे तो 100 लग जाएगा यहाँ पे, और इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल हो गए, कितने बार आ जाएगा आपका, 25% आ जाएगा। ठीक है, तो 25% आपका पीवी इसमें हो गया, पीवी रेशो। इसको आप पर्सन के टर्म में भी ले सकते हैं, या वैसे भी अगर आप इसको चाहे तो रेशो के टर्म में भी ले सकते हैं। तो ये क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट द रेशो ऑफ ईच यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सेल प्राइस, तो हर यूनिट का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है आपके सेल्स प्राइस में, तो पीवी रेशो आपको उसी के बारे में बताता है। जो सिंपल सा फॉर्मूला पीवी रेशो का, कितना आपका कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कैसे पता लगेगा, सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस इनटू 100। तो यही फॉर्मूला हमारा पीवी रेशो का, सिंपल सा फॉर्मूला, और इसकी बस हमें वैल्यूज पुट करनी है और उससे हमारा पीवी रेशो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। सेकंड देखते हैं। आपको करंट रेशो दिया है 2:1, क्विक आपका रेशो दिया है 1.5:1, और आपको सीएल करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू दी है 1,60,000, तो आपको एसिड टेस्ट रेशो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। एसिड टेस्ट रेशो आपके क्विक रेशो का ही दूसरा नाम है, तो यानी हमें इसमें क्विक रेशो कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक रेशो को समझने से पहले हम लोग करंट रेशो की बात करेंगे। करंट रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, करंट रेशो का फॉर्मूला होता है यहाँ पे करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, ये आपका फॉर्मूला होता है करंट रेशो का। ठीक है, क्विक रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, अब ये करंट रेशो और क्विक रेशो में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस की बात करेंगे पहले। बात करेंगे क्विक रेशो के फॉर्मूले की, तो क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है सेम यही वाला फॉर्मूला लिख दीजिए, करंट असेट बाय, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, माइनस इन्वेंट्रीज कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, माइनस इन्वेंट्रीज, तो वही फॉर्मूला आपका क्विक रेशो का। करंट असेट्स में से अगर आप इन्वेंट्रीज को माइनस करते हैं तो आपको, और उसको सीएल से डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटी से, तो उससे आपको क्विक रेशो मिल जाता है। तो इसमें से सी है, सी ए है हमारा करंट असेट, और आपका सी एल है आपकी करंट लायबिलिटीज। चलिए, ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया, क्या क्या वैल्यूज है वो भी हमने लिख लिया। अभी क्विक रेशो और करंट रेशो क्या बताता है, तो करंट रेशो बताता है कि हमारे पास कितने करंट असेट्स है एज कम्पेयर टू करंट लायबिलिटीज, यानी ये हमारे करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी के बारे में बताता है। और क्विक रेशो ज्यादा मतलब और फिल्टर करता है, जो भी हमारे करंट असेट्स हैं उसमें से जो इन्वेंट्रीज है। अभी करंट असेट्स क्या होता है, असेट्स का मतलब जो भी चीज हमारे पास है, जैसे कैश हमारे पास है, ठीक है, जो चीज इजिली कैश में अवेलेबल हो जाए। करंट मतलब विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन, जो चीज आप इजिली इस्तेमाल करेंगे, जिसको आप लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके नहीं करेंगे। जैसे आपके पास कैश है, तो कैश अगर आपके पास घर में रखा है तो ये नॉर्मल सी बात है कि इसको आप बहुत लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ खर्चा होगा, आप इसको इस्तेमाल करोगे। तो करंट असेट्स वो वाले असेट्स होते हैं जो हमारे पास है और जिसको हम शॉर्ट ड्यूरेशन में उसको खर्च कर देंगे। ऐसे करंट लायबिलिटीज किसको बोलते हैं, जो हमने शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया अपने दोस्तों से, फ्रेंड से, कहीं से भी, बैंक से भी, तो उसको करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। यानी ये शॉर्ट टर्म के जो है लोन होते हैं, करंट लायबिलिटीज होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म के लोन। करंट असेट्स क्या है, शॉर्ट टर्म के हमारे असेट्स है, मतलब ये हमारे असेट्स है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे, बट ये शॉर्ट टर्म में हमारा इस्तेमाल हो जाएगा, ज्यादा लॉन्ग टर्म तक इसको हम नहीं स्टोर कर पाएंगे। तो ये शॉर्ट टर्म के असेट्स होते हैं। और करंट असेट्स में से अगर हम इन्वेंट्रीज को माइनस करें, तो इन्वेंट्रीज जनरली क्या है, हमारे पास कोई स्टॉक है, इन्वेंट्रीज रखी है, तो उसको बिकने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए इन्वेंट्रीज को हम करंट असेट्स में से माइनस कर देते हैं, तो उसी को बोला जाता है क्विक रेशो, यानी वो बहुत क्विकली जो है अवेलेबल है हमारे पास, क्योंकि इन्वेंट्रीज हमारे पास है, वो भी हमारे पास असेट्स है, बट कई बार ऐसा होता है कि इन्वेंट्रीज उतनी जल्दी हम यूज नहीं करते, कुछ टाइम तक हमारे पास पड़ी रहती है। तो इसीलिए अगर हमें क्विक रेशो कैलकुलेट करना है तो हम करंट असेट्स में से इन्वेंट्रीज को माइनस कर देते हैं। ठीक है, ज्यादा बेटर वे में फिल्टर करने के लिए कि हाँ, ये इसको माइनस करके हमारे पास जो वैल्यू बचेगी, जो भी असेट्स बचेंगे, तो हम अज्यूम करेंगे कि वो असेट्स हम फटाफट से इस्तेमाल कर लेंगे, ज्यादा लॉन्ग टर्म तक संभाल के नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा हम इसमें अज्यूम अज्यूम कर लेते हैं।
चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। करंट रेशो का फॉर्मूला, करंट रेशो में दिया 2:1 और करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। यानी हमें करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज की वैल्यू दी है, कितनी दिया 2:1। इसमें से करंट लायबिलिटीज कितना दिया हमें, करंट लायबिलिटीज हमें दिया 1,60,000, तो सीएल की वैल्यू है 1,60,000। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम लिख लेते हैं सी ए। तो इससे हमारे को क्या मिला, सी ए बाई सी एल इज इक्वल टू 2:1। नेक्स्ट पेज में लिखते हैं सी ए बाई सी एल इज इक्वल टू 2:1। और उसमें से जो हमारा सी एल है, करंट लाइबिलिटीज है, उसकी वैल्यू कितनी, 1,60,000। तो सी एल के बदले हम लिखेंगे 1,60,000, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, 2:1। तो इसको अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो करंट असेट्स की वैल्यू में कितनी मिल जाएगी, 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 3,20,000। तो अब हमें करंट असेट्स मिल चुके हैं कितने, 3,20,000। और आपके पास करंट लायबिलिटीज गिवन था क्वेश्चन में, जो कि कितना दिया था हमें, 1,60,000। ये देखिए करंट लायबिलिटीज आपको दिया 1,60,000, तो करंट लायबिलिटीज के बदले हम लिख देंगे 1,60,000। और करंट असेट्स हमने कितना कैलकुलेट किया, 3,20,000। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। हमसे पूछा क्विक सॉरी एसिड टेस्ट रेशो। एसिड टेस्ट रेशो आपके क्विक रेशो का ही दूसरा नाम है, तो क्विक रेशो को आप एसिड टेस्ट रेशो भी बोल सकते हैं। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है एसिड टेस्ट रेशो, ये इसको आप बोल सकते हैं, हमें कैलकुलेट करना है क्विक रेशो। तो क्विक रेशो हमें दिया हुआ है, कितना दिया है, देखिए यहाँ पे क्विक रेशो में दिया 1.5:1। तो ये हमें दिया क्विक रेशो 1.5:1। तो क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक रेशो का सिंपल सा फॉर्मूला जो कि हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था। क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज को माइनस करना होगा डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशो में से क्या करना पड़ेगा, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो इसकी वैल्यू 1.5:1। अब हमें क्या करना है, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स कितना है हमारा, 3,20,000, यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू 3,20,000 माइनस इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज हमें कैलकुलेट करनी है एक्चुअली। करंट लायबिलिटीज कितना दिया, 1,60,000, 1.5। तो 1,60,000 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1,60,000। और लेफ्ट साइड में आपका रह जाएगा 3,20,000 माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज। तो 1.5 को आप 1,60,000 से क्या करेंगे, अगर आप 1.5 को 1,60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 2,40,000 मिलेगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1,60,000 तो आपको मिलेगा 2,40,000। और लेफ्ट साइड में आपका 3,20,000 माइनस इन्वेंट्रीज। तो आपको इन्वेंट्रीज चाहिए तो इन्वेंट्रीज को उस तरफ कर देंगे, और यहाँ पे 3,20,000, इसकी अगली लाइन है 3,20,000 में से ये जो 2,40,000 ये इस तरफ आ जाएगा, और उस तरफ आपका इन्वेंट्री रह जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 80,000। तो इन्वेंट्री की वैल्यू में कितनी मिल गई, 80,000 हमें इन्वेंट्रीज की वैल्यूज इसमें मिल गई। अब क्या करेंगे, हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये जो 80,000 में जो इन्वेंट्रीज की वैल्यू मिली है ना, इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या था, क्विक आपके क्विक रेशो का या एसिड टेस्ट रेशो का, इसका फॉर्मूला था करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये इसका फॉर्मूला था। ठीक है, तो करंट असेट्स हमने कितनी सॉल्व की थी, 3,20,000। ठीक है, एक तो हमें ये चाहिए होगा, फिर इन्वेंट्री जो हमने अभी सॉल्व की 80,000 की, एक हमें ये चाहिए होगा, और करंट लायबिलिटीज जो हमें ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में, ये चाहिए होगा। तो ये तीन चीजें हमें चाहिए होंगी, और इन तीनों की हम वैल्यू पुट कर देंगे और सीधे हमें क्विक रेशो मिल जाएगा। तो क्विक रेशो का फॉर्मूला है करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट असेट्स कितना है आपका, 3,20,000, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 3,20,000 में से इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितना सॉल्व किया हमने, 80,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कितना दिया था, 1,60,000। अब आप क्या करेंगे, 3,20,000 में से 80,000 को माइनस करेंगे। तो जैसे ही आप 3,20,000 में से 80 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000। तो इसके सारे जीरोस हम कैंसिल करेंगे तो 24/16 आ जाएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 3:2 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 1.5 आपका इसका आंसर इसमें हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर ही आपका आ गया, जो कि क्विक आपने एसिड टेस्ट रेशो जो है आपका, वही आंसर एक तरह से दिया हुआ है 1.5। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, कैलकुलेट एसिड टेस्ट रेशो के बदले इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, इन्वेंट्री कैलकुलेट करने को या करंट एसेट्स, ये दोनों चीजें इसमें कैलकुलेट हो पाई है। करंट एसेट्स कितना है आपका, करंट एसेट्स आपका आया इसमें, यहाँ पे हमने सॉल्व किया था 3,20,000, तो करंट एसेट का वैल्यू ये हो गया। और दूसरा हमने इसमें क्या सॉल्व किया, आपका इन्वेंट्री, जो कि आपका 80,000 है। तो दो ही क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, कैलकुलेट करंट असेट्स एंड इन्वेंट्री, यही दो क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। इसमें पूछा है कैलकुलेट एसिड टेस्ट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो जो कि क्विक रेशो का ही दूसरा नाम है, तो वो तो हमें सीधे दिया हुआ है 1.5। तो अगर आपको बोलता कि एसिड टेस्ट रेशो कैलकुलेट करने को, तो सीधे इसको हम देख के बोल सकते हैं 1.5। पर हमने हमने इसमें एक दो चीजें और सॉल्व की है, क्या, एक तो करंट असेट्स और इन्वेंट्री, तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता था,
कि कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड इन्वेंट्रीज। तो करंट एसेट भी हमने सॉल्व किया, इन्वेंट्रीज भी हमने सॉल्व की, और अगर एसिड टेस्ट रेशो बोल रहा है तो हमें मालूम होना चाहिए कि क्विक रेशो का दूसरा नाम होता है एसिड टेस्ट रेशो। तो उसको हमें कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, सीधे हम देख के 1.5 आपको क्विक सॉरी एसिड टेस्ट रेशो का आंसर दे देते हैं 1.5। तो उसके लिए हमें कुछ भी कैलकुलेट करने का इसमें जरूरत नहीं होता। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। एक बार शॉर्ट में इसको रिवाइज करते हैं। तो करंट रेशो में दिया 2:1, क्विक रेशो में दिया 1.5, करंट लायबिलिटी में दी 1,60,000, और इसमें हमसे पूछा कैलकुलेट एसिड टेस्ट रेशो। तो एसिड टेस्ट रेशो आपकी क्विक रेशो का ही दूसरा नाम है, तो इसको देखते ही हम बोल देंगे कि एसिड टेस्ट रेशो कितना है 1.5। ये एक आंसर हो गया। सेकंड, इसमें हमने दो क्वेश्चंस और ऐड कर दिए। आपको करंट एसेट्स कैलकुलेट करना है और आपको इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। तो करंट एसेट्स के लिए आप ये वाला फॉर्मुला इस्तेमाल करेंगे। करंट रेशो का फॉर्मुला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी दी है 2:1। करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी है 2:1। तो इसमें से हम करंट लायबिलिटी की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 1,60,000। तो ये इधर चला जाएगा 1,60,000, और 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3,20,000 आपके करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी। एक आंसर ये हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा इन्वेंट्री क्या है, तो उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। इन्वेंट्री का क्या फॉर्मुला होता है, पहले हम क्विक रेशो का फॉर्मुला देखेंगे। क्विक रेशो का फॉर्मुला है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो ये वैल्यू हमें दी है 1.5। करंट एसेट्स हमें कितना दिया हुआ है, जो हमने अभी सॉल्व किया 3,20,000, माइनस इन्वेंट्री हमसे पूछा गया करंट लायबिलिटी कितनी दी है 1,60,000 इज इक्वल टू 1.5। तो ये सारा कैलकुलेशन हमने यहाँ पे किया था, और उसको सॉल्व करके हमें कितना मिला इन्वेंट्री 80,000। तो 80,000 आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए उसी के जैसा एक और क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया। यहाँ पे आपको कुछ पर्टिकुलर्स कुछ वैल्यूज दी है। इन्वेंट्री दी है 1,40,000, सन्डे डेटर्स हैं 2,80,000, कैश आपको दिया 50,000, बिल रिसीवर्स हैं 20,000, क्रेडिटर्स हैं 3,00,000 के, बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दिया हुआ है इसमें 50,000। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमें इसमें गिवन है, और इन सारी वैल्यूज का इस्तेमाल करके हमें कुछ रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। क्या क्या रेशियोज है, आपको करंट रेशो कैलकुलेट करना है, क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो, ये हमने भी देखा था ना, ये एक ही चीज को बोलते हैं, क्विक रेशो एसिड टेस्ट रेशो एक ही बात है। वो हमें सॉल्व करना है। कैश रेशो में सॉल्व करना है, और नेट वर्किंग कैपिटल में सॉल्व करना है। तो उसमें हमें चार चीजें सॉल्व करनी है। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो 4 नंबर का आपका एक एक नंबर करके पूछ सकते हैं। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं करंट रेशो से। तो करंट रेशो का फॉर्मुला क्या होता है, करंट रेशो का फॉर्मुला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। करंट रेशो का फॉर्मुला होता है आपका करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में हमारे पास कौन कौन से, करंट एसेट जो कि हम शॉर्ट ड्यूरेशन में इस्तेमाल करेंगे उसको बोला जाता है करंट एसेट्स। तो इस जो लिस्ट हमें दी है इसमें से हमें छांटना पड़ेगा, इसमें से हमारे कौन से असेट्स हैं, कौन सी लायबिलिटीज है, कौन से करंट एसेट्स, कौन से करंट लायबिलिटीज। तो इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल, स्टॉक इन प्रोग्रेस, जो चीजें अधूरी बनी हुई है या रॉ मटेरियल्स जो रखे हुए हैं तो उनको इन्वेंट्री बोलते हैं। तो ये हमारी एक असेट्स होगी, करंट एसेट्स होगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म तक ही रखी रहेगी। जनरली हम कंसिडर करते हैं कि जो भी आपके पास रॉ मटेरियल है आप एक साल में इस्तेमाल कर लेंगे। तो जो भी चीज आप 1 ईयर के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लेंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन में आप इस्तेमाल कर लेंगे, तो उसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। तो ये आपके पास जो इन्वेंट्री है, अभी इन्वेंट्री में क्या आता है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, उन सबको इन्वेंट्री बोला जाता है। तो वो ज्यादा टाइम तक तो आप नहीं रखेंगे अपने पास, क्योंकि ज्यादा अगर आप स्टॉक रखेंगे तो रॉ मटेरियल इन सब का भी एक्सपायरी डेट होता है, तो वो एक्सपायर हो सकता है, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म तक हम उसको नहीं रखते। तो इन्वेंट्री हमारे करंट एसेट्स है। फिर सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स कौन होते हैं, एक होते हैं क्रेडिटर्स, एक होते हैं डेटर्स। डेटर्स मतलब जिनको हमने उधार में सामान दिया। ऐसा भी तो होगा ना, हमने गुड्स बनाए और हमने वो गुड्स उधार में दिए किसी को, जैसे मान लीजिए हमारी फैक्ट्री और हमने होलसेल वाले को उधार में सामान बेचा है। तो वो जो होलसेल वाला है जिसने हमसे सामान उधार में खरीदा है, उसने बोला 3 महीने में पेमेंट कर देगा, तो उसको बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, तो सन्ड्री डेटर्स को जो आपने शॉर्ट टर्म का सामान दिया हुआ है उधार में, तो वो भी हमारा शॉर्ट टर्म का ही असेट्स माना जाता है। तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, करंट असेट्स हो जाएगा। ऐसे कैश, कैश तो हमेशा से करंट एसेट होता है, सबसे ज्यादा लिक्विड और करंट एसेट कैश को मानते हैं, तो ये भी हमारे पास करंट एसेट्स में हो गया। बिल रिसीवल, बिल रिसीवल मतलब ये एक टाइप का बिल ऑफ एक्सचेंज है। मान लीजिए हमने किसी को सामान दिया है और उसके बदले में एक बिल है, तो बिल रिसीवल इस बात का प्रूफ है विद इन 2 या 3 मंथ्स जो है पेमेंट हमें मिल जाएगी। तो पैसा हमारे पास आने वाला है, बिल रिसीवल उसी बात का प्रूफ है। तो 2-3 महीने में पैसा आने वाला है, और वो हमारी असेट्स होती है। पैसा हमारे पास है, पैसा हमारे पास आने वाला है, वो सब हमारे असेट्स होते हैं। तो जो बिल रिसीवल, ये भी हमारे पास, बिल रिसीव जनरली 3 या 6 मंथ की होते हैं, तो ये भी हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन के ही होते हैं, इसलिए इसको भी करंट एसेट्स माना जाएगा। तो ये चारों चीज आपकी करंट एसेट्स में आ गई। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन है, जिन्होंने हमको उधार में सामान दिया। ऐसा भी होगा हमने कहीं से रॉ मटेरियल खरीदा होगा और उन्होंने हमें उधार में सामान दिया होगा। ठीक है, पैसे नहीं लिए होंगे, हमने उनको बोला होगा हम 3 महीने या 6 महीने में आपको पेमेंट कर देंगे, तो वो हमारे लिए क्रेडिटर्स है। तो क्रेडिटर्स को हम शॉर्ट ड्यूरेशन में पेमेंट करेंगे, तो वो हमारे लिए करंट लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज मतलब हमें इनको पे करना है। ये जो चार है ये हमारे पास है, ये जो चार चीजों को हमने नाम लिया, ये चीजें हमारे पास है, इन इन चीजों के हम मालिक हैं, और कुछ टाइम बाद हमारे पास पैसा आएगा, तो ये सभी चीजें हमारे लिए पॉजिटिव चीजें हैं, इन सब के हम मालिक हैं।
लेकिन लायबिलिटीज क्या होती है, करंट लायबिलिटीज जो हमें किसको पे करनी है, जैसे हमने किसी से दोस्त से उधार लिया, हमने बोला 2 महीने में आपको पे कर देंगे, तो मैं पे कर दूंगा, तो वो क्या हो गया हमारे लिए, हमने जो दोस्त से उधार लिया तो वो हमारे लिए हो गया करंट लायबिलिटी। या बैंक ने अगर हमें जो भी ओवरड्राफ्ट दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमेशा करंट लायबिलिटी, तो लॉन्ग टर्म के लिए बैंक अकाउंट ओवरड्राफ्ट अलाउ नहीं करता, तो वो भी हमारे लिए करंट लायबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये दो हमारे लिए क्या होगी, करंट लायबिलिटीज इसमें हो जाएगी। तो वही था आपका पहला क्वेश्चन कि करंट रेशो पूछा था, तो इन दोनों का हमें बस रेशो निकालना है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में क्या करेंगे, इन चारों को ऐड कर देंगे, 1,40,000 प्लस 2,80,000, ठीक है, 1,40,000 प्लस 2,80,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000, इन चारों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 3 लाख और प्लस 50,000, तो 3,50,000 हो जाएगा नीचे। तो 1,40,000 में 2,80,000 को ऐड करेंगे, फिर 50,000 को और फिर 20,000 को, तो इन चारों को ऐड करके कितना मिलेगा हमें, इन चारों को ऐड करके मिलेगा हमें, ये आ जाएगा हमारा 4,90,000। 4,90,000 को आप 3,50,000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3,50,000 हमारे पास कहाँ से आया, 3 लाख प्लस 50,000, इन दोनों को हमने ऐड किया, 3 लाख प्लस 50,000, तो हमें मिला 3,50,000। अब क्या करना पड़ेगा, 4,90,000 को 3,50,000 से हमें डिवाइड करना होगा, 3,50,000, तो ये सारी जीरो आपकी कैंसिल हो जाएंगी, 7:5। ठीक है, तो ये आपका करंट रेशियो इसमें आ जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड उसमें पूछा है कि आपको क्विक रेशो निकालना होगा, तो क्विक रेशो का फॉर्मूला हमने पहले, ये क्वेश्चन हमने देखा था ना इससे पहले वाला, यहाँ पे मैंने आपको क्विक रेशो का फॉर्मूला बताया था कि करंट एसेट्स में से आपको इन्वेंट्री को माइनस करना होगा डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, तो उससे हमें क्विक रेशो मिल जाएगा। ठीक है, तो करंट एसेट्स हमारा कितना आया था, हमारा आया था 4,90,000। ये हमारा क्या था, करंट एसेट ही तो था जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया, करंट एसेट डिवाइड करंट लायबिलिटी, ये उसी का तो फॉर्मूला है करंट रेशो का ना। ठीक है, तो करंट एसेट्स हमारा कितना आया, 4,90,000, करंट लायबिलिटीज कितना मिला, 3,50,000। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं साइड में, करंट एसेट्स आया आपका 4,90,000 और करंट लायबिलिटीज आपका है 3,50,000। चलिए वैल्यूज लिख ली, अब हम करंट असेट्स की वैल्यू पुट करेंगे 4,90,000 यहाँ पे। हम क्विक रेशो के फॉर्मूले की बात कर रहे थे पहले, क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्रीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट असेट्स कितना आया था हमारा, 4,90,000, 4,90,000 माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितने का है देखिए, इन्वेंट्री हमारा 1,40,000, 1,40,000, सो इन्वेंट्री हम माइनस करेंगे 1,40,000 का डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था, कितना आया था 3,50,000, तो ये हम लिख देंगे 3,50,000। सेम उसी तरह से कैलकुलेट करना है, 4,90,000 में से आपको 4,90,000 में से आपको 1,40,000 को माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, 3,50,000 आ जाएगा। 3,50,000 में को अगर आप 3,50,000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, तो सेकंड का आंसर आपका हो गया 1। इससे पहले जो हमने सॉल्व किया था करंट एसेट, उसका आंसर कितना आया था, 7:5। 7:5 को हम क्या पॉइंट में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 1.4, तो इसका आंसर है 1.4, इसका आंसर है 1। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है कैश रेशो, कैश रेशो आपको कैलकुलेट करना है। तीसरा हमारा इसमें पूछा हुआ है कैश रेशो, तो कैश रेशो का सिंपल सा फॉर्मूला है, कैश कितना है डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें हमें सिर्फ कैश लेना है, तो देखना पड़ेगा कैश कितने का था हमारे पास, तो इसमें देखिए कैश आपके पास 50,000 का। ठीक है, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, अब कैश के बदले हम पुट करेंगे 50,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कितनी है, करंट लायबिलिटी हमने देखा ना 3,50,000, यहाँ भी देखा हमने, यहाँ भी सॉल्व किया था करंट लायबिलिटी 3,50,000, तो करंट लायबिलिटी हमारे पास 3,50,000, तो यहाँ पे इसको लिखते हैं 3,50,000। चलिए 50 को अगर हम 3,50,000 से अगर इसको डिवाइड करना चाहे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 डिवाइडेड बाय 35, और यहाँ पे 304, यहाँ पे आपका 350 बचेगा ना, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाय 35, तो ये कितना आ जाएगा 0.14, तो कैश रेशो आपका कितना आ जाएगा 0.14, ये इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका आता है नेट वर्किंग कैपिटल, तो नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है हमारे पास, नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो बैंकों से जो हमने शॉर्ट टर्म का पैसा लिया हुआ है उसको हमें माइनस करना रहेगा, और फिर करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी में वो कंसिडर करनी है जिसमें बैंकों की जो शॉर्ट टर्म बोरिंग है उसको हटा के जो करंट लायबिलिटीज बचती है वो लेनी है, तो करंट असेट्स तो हमने सॉल्व किया हुआ है ना, इसको बोला जाता है नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। चलिए वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं हम लोग। करंट असेट्स हमारा कितना आया था, यहाँ हमने सॉल्व किया था, जो क्या आया था 1 लाख, सॉरी ये था आपका 4,90,000, इन चारों को ऐड करके आपका करंट असेट्स था ना, तो ये इन चारों को ऐड करके जो वैल्यू मिली थी कितनी मिली थी 4,90,000, तो 4,90,000 हमारी करंट असेट्स की वैल्यू है, इसको हम पुट करेंगे 4,90,000,
माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज भी हमने इसी में सॉल्व की थी, यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज जो कि कितना था 3,50,000। तो करंट लाइबिलिटीज को हम पुट करेंगे 3,50,000 एक्सक्लूडिंग बैंक की जो है बोरोइंग, बैंक बोरोइंग को हटाना पड़ेगा। तो बैंक ने कहाँ पे बोरोइंग की थी, यहाँ पे देखिए, ये तो क्रेडिटर्स ने दिया था, बैंक ने जो ओवरड्राफ्ट दिया उसी को बोलेंगे बैंक बोरोइंग, और ये बैंक की शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। ओवरड्राफ्ट हमेशा आपका शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक कभी भी अकाउंट को ओवरड्राफ्ट नहीं देता, विद इन अ ईयर आपको पे ऑफ करना होता है। तो जो बैंक ये ओवरड्राफ्ट है ये आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है जो कि 50,000 है, तो इसको हमें माइनस करना होगा। ठीक है, तो जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है 50,000, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 3,50,000 में से आप इस 50,000 को एक्सक्लूड कर लीजिए, क्योंकि इस करंट लायबिलिटी में दोनों है, एक तो क्रेडिटर्स का भी है प्लस बैंक की बोरोइंग है, तो बैंक की बोरोइंग को हमें हटाना पड़ेगा, 50,000 को हमें एक्सक्लूड करना होगा। तो 3,50,000 में से अगर आप 50,000 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, ये तो हमारा एज इट इज है। 3,50,000 में से अगर आप 50,000 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3,00,000। तो 4,90,000 में से 3,00,000 को अगर हम माइनस करेंगे, 4,90,000 माइनस 3,00,000 तो कितना आ जाएगा 1,90,000। तो ये आपका आ गया नेट वर्किंग कैपिटल। सो नेट वर्किंग कैपिटल हमारा कितना हो गया 1,90,000। ठीक है, इसके साथ ये जो क्वेश्चन था ये आपका कंप्लीट हो गया। इसमें हमने चार चीजें सॉल्व की, करंट रेशो, क्विक रेशो जिसको आप एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं, कैश रेशो और नेट वर्किंग कैपिटल। तो चार क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुए। डेटा में एसिड इज गिवन था, तो इस डेटा में से हमें 3-4 नंबर का ऐसे क्वेश्चन बना के शायद पूछ सकते हैं। तो इन्वेंट्री क्या होता है, रॉ मटेरियल, इन सबको इन्वेंट्री बोलते हैं, तो वो हमारे लिए असेट्स होती है। तो असेट्स और लाइबिलिटी में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप ये रेशो के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें असेट्स, तो असेट्स भी हमें लॉन्ग टर्म के असेट्स से मतलब नहीं, हमें बस शॉर्ट टर्म के असेट्स से मतलब है। जैसे करंट असेट्स ये शॉर्ट टर्म के असेट्स होते हैं, करंट लाइबिलिटीज आपकी ये शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटीज होती है। तो करंट असेट्स, असेट्स की हमें डेफिनेशन समझनी होगी। असेट मतलब कोई चीज आपके पास है, जैसे आपके पास मान लीजिए मोबाइल है, घड़ी है, तो वो आपके लिए असेट है। लाइबिलिटी क्या होती है, जो हमें पे करनी होती है। बैंक, अब किसी दोस्त से आपने पैसा ले लिया शॉर्ट टर्म के लिए, दोस्त से अगर आपने 5 साल के लिए पैसा लिया तो वो शॉर्ट टर्म नहीं माना जाएगा, विद इन ईयर, 1 साल के अंदर अंदर हमें जो पे करना है, शॉर्ट टर्म का जो पैसा होता है वो हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, उसको बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। ये जो करंट है, करंट का वर्ड का मतलब है विद इन अ ईयर, ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं है। और लाइबिलिटी वर्ड का मतलब हमने किसी से लोन लिया हुआ है। करंट लाइबिलिटीज मतलब हमने शॉर्ट टर्म के लिए किसी से लोन लिया। तो शॉर्ट टर्म के लोन का सोर्स क्या है, कई बार हम किसी से रॉ मटेरियल उधार में खरीद रहे हैं, मान लीजिए आपने दुकान से उधार में सामान खरीदा, तो वो भी आप एक तरह से शॉर्ट टर्म का लोन लेके आए, उसी को बोलते हैं क्रेडिटर्स। किसी ने हमें उधार में सामान दिया, उसका पेमेंट हम बाद में करेंगे, बाद मतलब विद इन अ ईयर हम करेंगे, बट अभी हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उसी को करंट लायबिलिटी बोलते हैं। वैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक शॉर्ट टर्म के जो ओवरड्राफ्ट की सुविधा आपको देता है, वो भी हमारी करंट लायबिलिटी। बस दो चीज यहाँ पे करंट लायबिलिटी। बिल रिसीवल का क्या मतलब है, बिल रिसीवल मतलब आपके पास एक कागज का टुकड़ा है, बिल, और उसमें लिखा है कि 3 महीने में आपको इतना पैसा मिलने वाला है। क्यों, आपने कोई सर्विस दी होगी, कोई वर्क किया होगा जिसके लिए आपको उसका पैसा मिलेगा, तो उसको बोला जाता है बिल रिसीवल। तो पैसा आने वाला है, तो करंट असेट्स का मतलब कोई चीज आपके पास है, पैसा आपके पास आने वाला है, उसको भी करंट असेट बोलते हैं। शॉर्ट टर्म में विद इन ईयर अगर अगर आपके पास पैसा आने वाला है तो वो आपके लिए करंट, जो है आपके लिए करंट असेट्स होती है। मान लीजिए आपका एक घर है, उसको आपने रेंट पे चढ़ाया, ठीक है, तो 6 महीने में आपका मान लीजिए 60,000 रेंट इकट्ठा हो गया, तो ये सब आपके लिए क्या है, ये आपके लिए करंट असेट्स है। मान लीजिए आप जनवरी मंथ में अपने करंट असेट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 6 महीने में आपको जो रेंट मिलने वाला है, आपके पास रेंट मिलेगा, रेंट आएगा, तो ये जो शॉर्ट टर्म की हमारे पास चीजें आने वाली होती है उसको भी हम असेट की कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि वो लाइबिलिटी तो नहीं है, हमें तो किसको पे नहीं करनी, तो डेफिनेटली वो चीज हमारे लिए असेट ही होती है। कैश हमारे पास रखा है वो हमारे लिए असेट है। सन्डे डेटर्स, हमने किसी को उधार में सामान दिया है, तो अगर हमने किसी से उधार में सामान लिया है, उसको उधार में अगर हमने सामान लिया है तो उसको क्रेडिटर्स बोलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और उधार में सामान हमने दिया है तो उसको सन्ड्री डेटर्स बोलते हैं। जब सामान लिया है तो आपका करंट लायबिलिटी हो जाता है, और सामान दिया है तो आपका करंट असेट्स हो जाता है। और इन्वेंट्री में आपका रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, ये सारा आपका इन्वेंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार चीज आपकी करंट असेट्स में हो गई, ये दो चीज आपकी करंट लायबिलिटीज में हो गई। इन चारों को आप ऐड करोगे तो करंट असेट्स मिलेगा जो कि 4,90,000 है। इन दो को ऐड करोगे तो लायबिलिटीज मिलेगा, करंट लायबिलिटी, जो कि 3,50,000 है। ये 3,00,000 प्लस 50,000। तो करंट असेट्स करंट लायबिलिटी के बाद पहला क्वेश्चन हमसे पूछा था कि करंट रेशो क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला हम याद करेंगे पहले के लिए। करंट एसेट्स थी कितनी, 4,90,000। करंट लायबिलिटीज कितनी थी आपकी, यहाँ हमने सॉल्व किया इसको, 4,90,000, करंट लायबिलिटी 3,50,000, तो 7:5 ये आपका आ जाएगा करंट रेशो। 7:5 यानी 1.4 होगा आपका। ऐसे क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो, दोनों एक ही चीज को बोलते हैं, एक ही चीज के दो नाम है। तो क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो का क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स में से आपको इन्वेंट्री माइनस करना होगा डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट तो हमने सॉल्व किया था 4,90,000, 4,90,000 में से आप इन्वेंट्री को जो कि 1,40,000 उसको माइनस करेंगे, सो 4,90,000 माइनस 1,40,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितनी है आपकी 3,50,000, 3,50,000, तो 490 माइनस 140 350, और ये भी 350, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तीसरा कैश रेशो, कैश रेशो का फॉर्मूला है कैश डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो कैश कितने की आपके पास देखिए, कैश हमारे पास 50,000 की, तो यहाँ पे लिख देंगे 50,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी आपके पास कितने की 3,50,000 की। ठीक है, तो 3,50,000, इसको अगर हम
सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.15, 0.14। लास्ट आपका नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल को यहाँ पे सॉल्व किया, चौथे वाला ही आपका। तो नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मुला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटीज में से आपको एक्सक्लूड करना है, मतलब माइनस करना है, नहीं लेना किसको, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जो बैंकों की शॉर्ट टर्म बोरोइंग है उसको, शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग इसको बोला जाएगा। तो शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग को, ये बाकी बोरोइंग की बात नहीं करता, सिर्फ बैंक की बोरोइंग को माइनस करने को बोलता है। तो करंट असेट्स कितना हमारा, हमने सॉल्व किया था तीनों को, चारों को ऐड करके 4,90,000। तो यहाँ लिख दिया 4,90,000 माइनस करंट लायबिलिटी कितना आया था 3,50,000, वो भी हमने लिख दिया 3,50,000। उसमें से बैंक बोरोइंग को माइनस करना होगा, तो बैंक बोरोइंग यानी बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था हमारा करंट लायबिलिटी में, वो था हमारा 50,000। तो हमें 50,000 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है, 3,50,000 में से अगर आप 50,000 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा आपका। 4,90,000 में से अगर आप 3 लाख को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,90,000 आपका इसका आंसर होगा। और यही आपका इसमें आंसर इसका हो गया। चलिए ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। और